हिम्मत से जो कोई चले, हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दुनिया क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। यही रास्ता है तेरा, तुझे अब जाना है, अपने लक्ष्य को हर हाल में पाना है। यही सपना है तेरा, तुझे पहचानना है, अब ये तुझे करके दिखाना है। चलिए आज हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन की बात करें तो प्रकाश का अपवर्तन का हम लोग जिक्र कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो पे, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग जिक्र क्या किए थे कि प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन बोले तो अपवर्तन का मतलब होता है मुड़ना या झुकना। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरणें मुड़ जाता है, तो ये घटना जो है इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वो माध्यम प्रकाश को चलने के लिए, आपको पता है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो प्रकाश मुड़ जाता है, यही घटना क्या था, प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन बात यहाँ पे याद है क्यों मुड़ता है, क्यों झुकता है, ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो प्रकाश किरणें मुड़ जाता है, यानी कि प्रकाश की जो स्पीड है, जो प्रकाश की जो चाल है वो कम हो जाता है। क्यों होता है, इसका बेसिक सा रीजन सीधा सा जानिए, प्रकाश का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें मुड़ जाता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। जैसे हम लोगों को चलने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग अगर सूखे किसी रोड पे चले तो अच्छा से चलेंगे, वहाँ पे एक अच्छा बेटर हमारा एक तरह से गति होगा। लेकिन हम लोग यही पानी में चलने की कोशिश करें तो हमारा जो स्पीड में कुछ परिवर्तन आएगा। उसी तरह से जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे में माध्यम में जाता है तो उसके स्पीड में परिवर्तन आता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो उसके स्पीड में परिवर्तन होता है, ठीक है। ये किसके कारण परिवर्तन होता है, ये अपवर्तनांक के कारण परिवर्तन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग आज समझेंगे। अपवर्तनांक एक ऐसा क्षमता होता है किसी माध्यम का, अगर हम इसको डिफाइन करें, अपवर्तनांक किसी माध्यम का एक ऐसा क्षमता होता है जिसके कारण प्रकाश की किरणें झुकता है या मुड़ता है, या जिसके कारण बोल सकते हैं जिसके कारण प्रकाश की जो स्पीड है यानी प्रकाश की जो चाल है ये कम या ज़्यादा होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जनरली आमतौर पर क्या होता है कि जो इसके पार्ट्स हैं उसके पार्ट्स को परिभाषित करके अपवर्तनांक को जान लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपवर्तनांक का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए जो दिखता है ना उसी को बोला जाता है, उसी को परिभाषा कहते हैं। परिभाषा बोले तो किसी के ऊपर बना भाषा, वो परिभाषा है। तो अपवर्तनांक को अगर आप देख पा रहे हैं तो अपने अनुसार आप भाषा बना सकते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो इस अपवर्तनांक को एक तरीके से नहीं कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अभी आपको देखिए क्या बताएं, अपवर्तनांक क्या होता है। हम जो देखें कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से आता है दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, प्रकाश की किरणें मुड़ जाता है। वो किसके कारण मुड़ा, अपवर्तनांक के कारण मुड़ा। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि अपवर्तनांक किसी माध्यम का वो क्षमता होता है जिसके कारण प्रकाश की किरणें मुड़ जाता है या प्रकाश की किरणें झुक जाता है, यानी कि ये एक अपवर्तनांक होता है। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, जो बोले हैं वही लिख सकते हैं। अपवर्तनांक किसी माध्यम का, या चाहे वो प्रकाश का कोई माध्यम हो, क्योंकि अगर हम बात करेंगे वायु का तो वायु में भी प्रकाश की किरणें मुड़ता है। जब निर्वात से प्रकाश निकलता है वायु में आता है तो निर्वात में जो प्रकाश की स्पीड रहता है वो वायु में प्रकाश की स्पीड से क्या होता है, यानी वायु में प्रकाश का स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, निर्वात के कंपेयर में थोड़ा सा झुकता है। लेकिन निर्वात और वायु को हम लोग एक मान के चलते हैं, क्योंकि थोड़ा झुकता है। प्रकाश की किरणें थोड़ा, प्रकाश की जो स्पीड है कम थोड़ा सा होता है, ज़्यादा मात्रा पे नहीं। अगर हम बात करें निर्वात पे 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पे कितना होता है 2.999 इंटू इतना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इसलिए हम लोग क्या मान के चलते हैं, उसी को हम लोग वही एवरेज पे 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं बता दूं कि चाहे कोई माध्यम उसमें प्रकाश की किरणें क्या होता है, मुड़ता है, यानी प्रकाश की स्पीड जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो प्रकाश की जो स्पीड है वो चाल है थोड़ा घट जाता है या बढ़ जाता है। कब बढ़ता है ये भी बताएं। अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह क्षमता होता है जिससे प्रकाश की किरणें या प्रकाश की चाल कम होता है, कम भी बोल सकते हैं या ज़्यादा होता है, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह क्षमता होता है जिससे प्रकाश की किरणें झुकता है या मुड़ता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं।
अगर आप फिर अपर्तनांक को परिभाषित करना चाहें अलग भाषा से तो देखिए अपर्तनांक में जो दिखाई देता है उसी को हम लोग लिख रहे हैं। अपर्तनांक देखिए, जैसे मान लीजिए किसी माध्यम का अपर्तनांक, जैसे मान लीजिए हीरा का अपर्तनांक हम बोल दिए 2.42 है। आपको पता होना चाहिए हीरे के जो अपर्तनांक है वो 2.42 है। या हम बोल दिए कि पानी का अपर्तनांक, या हीरे का ही बात करते हैं हम, हीरे का अपर्तनांक कितना है 2.42। अगर कहीं पे भी अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कि हीरे का जो अपर्तनांक है 2.42, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि वहाँ पे जो प्रकाश की चाल है, हीरे में जो प्रकाश की चाल है, जिस माध्यम से प्रकाश की चाल हीरे में प्रवेश कर रहा है उसके कंपेयर में ये उतना गुना कम है। यानी कि अगर हम बात करें वायु से प्रकाश की चाल हीरा में जा रहा है, वायु से प्रकाश की चाल हीरा में जा रहा है तो हीरे का अपर्तनांक इतना, इसका मतलब क्या है? वायु में प्रकाश की चाल हीरे के प्रकाश की चाल से इतना गुना ज़्यादा है, वायु में प्रकाश की चाल इतना गुना ज़्यादा है। और या इसके उल्टा बोल सकते हैं कि हीरा में प्रकाश की चाल वायु से इतना गुना कम है। ठीक है, ये होता है अपर्तनांक का मतलब। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अपर्तनांक ऐसी संख्या होता है जो ये बताता है कि किसी माध्यम में अन्य माध्यम की अपेक्षा कितना गुना प्रकाश अधिक है, प्रकाश की चाल अधिक है, या कितना गुना प्रकाश की चाल कम है। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। या जनरली तौर पर जो आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं क्या कि जो अपर्तनांक होता है, अगर हम इसी को अदर भाषा में अगर हम परिभाषित करें, किसी माध्यम का अगर आपको अपर्तनांक निकालना है तो जिस माध्यम से प्रकाश की चाल आता है और जिस माध्यम प्रकाश की चाल एंटर करता है, जब जिस माध्यम से किसी माध्यम से प्रकाश आ रहा है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल जा रहा है, तो उस दोनों माध्यम के अपर्तनांक, दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल को अगर हम भाग देते हैं, उसका जो अनुपात निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपर्तनांक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताइए, जैसे प्रकाश की चाल वायु से आ रहा है और वायु से आने के बाद कहाँ पे जा रहा है? वो जा रहा कहाँ पे? मान लीजिए पानी पे जा रहा है। हवा से आ रहा है वायु से और कहाँ पे जा रहा है? पानी में जा रहा है। तो वायु में प्रकाश की चाल देखें कितना है, मान लीजिए c है, पानी में प्रकाश की चाल लीजिए मान लीजिए v है। तो इन दोनों को भाग अगर हम देंगे तो इस माध्यम क्या निकल जाएगा? अपर्तनांक निकल जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अपर्तनांक किसी माध्यम का, अपर्तनांक किसी माध्यम क्या वो संख्या होता है जो ये बताता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना गुना कम या अधिक है। या ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो क्या है, ये प्रकाश की चाल वायु में है, ये v क्या है? प्रकाश की चाल पानी में है। तो यानी कि किसी दो माध्यम प्रकाश के चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? अपर्तनांक कहेंगे। यही तो अपर्तनांक होता है। कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जब देख पाएंगे तभी आप डिफाइन कर पाएंगे। तो आपको ये भी डिफाइन कर सकते हैं। अथवा में लिख दिए कि किसी दो माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को, प्रकाश के चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम का अपर्तनांक कहलाता है। ठीक है, आप ऐसे भी जनरली डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ से वर्ड से पता चलता है। रिफ्रैक्टिव, इंग्लिश में देखिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव बोले तो अपवर्तित होना, मुड़ना। ठीक है, इंडेक्स बोले तो एक तरह से क्या, इंडेक्स ये वाला पार्ट इंडेक्स है, यानी कि जहां से आ रहा और जहां से वो मुड़ रहा है, कहां से वो मुड़ रहा है और कितना मुड़ रहा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और क्यों मुड़ रहा है? अब बताइए कि हीरे में प्रकाश की किरणें सबसे ज्यादा अधिक जो मुड़ता है वो कहां मुड़ता है? हीरे में प्रकाश की चाल। हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होता है, जिसके कारण आपको पता होना चाहिए कि वहां पे क्रांतिक कोण का मान जो है अधिक होने के कारण हीरे चमकता है। ये इसका हम बताएंगे कि हीरे क्यों चमकता है, इसका भी हम लोग देखेंगे। जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तब उसके बाद देखेंगे हीरे इतना क्यों चमकता है, रात में भी चमकता है तो क्यों चमकता है। ठीक है, पहले ये देखिए कि हम लोग अभी अपर्तनांक जो समझा है, अपर्तनांक समझ में आया कि अपर्तनांक क्या होता है। अभी आप देखिए कि अपर्तनांक की बात करें तो अपर्तनांक के भी भाग होते हैं। अपर्तनांक की अगर हम बात करें, अपर्तनांक के भी पार्ट्स होते हैं। जो अपर्तनांक के जो पार्ट्स होते हैं ना, जनरली लड़का इसी को याद करके रखते हैं, इसी का परिभाषा को, जो अपर्तनांक के जो पार्ट्स हैं। अपर्तनांक दो तरह से होते हैं, एक होता है निरपेक्ष अपर्तनांक, एक होता है निरपेक्ष अपर्तनांक और एक होता है सापेक्ष अपर्तनांक। सापेक्ष अपर्तनांक, अब हम लोग देखेंगे कि निरपेक्ष अपर्तनांक क्या है और सापेक्ष अपर्तनांक क्या है। हम लोग जनरली इसको समझेंगे, इसकी परिभाषा पे जाएंगे तो आप परिभाषा पे लिख सकते हैं, हम इसको परिभाषा बोलेंगे, आप लिख सकते हैं। देखिए निरपेक्ष अपर्तनांक क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें वायु से किसी माध्यम में जाए
तो उसमें जो उस माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसे हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये वायु है, यहाँ पे ये पानी है। जब प्रकाश की किरणें वायु से ये पानी में आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? वायु से, या आप कह सकते हैं निर्वात से भी, क्योंकि निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल को एक कंसीडर कर लिया है, जितना निर्वात उतना वायु। थोड़ा कम बेस होता है लेकिन उसको मान के चलते उतना ही, तो इसलिए आप निर्वात वायु में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें वायु से किसी अदर माध्यम में प्रकाश की किरणें आता है तो वहाँ पे हम लोग उस माध्यम का, यानी कि इस माध्यम का जो प्रकाश का जो अपवर्तनांक निकलेगा, यहाँ पे जो अपवर्तनांक निकलेगा इस माध्यम का, उसको हम लोग क्या कहेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ पे जो परिभाषा बनता है अपवर्तनांक का, अपवर्तनांक को आपको पता है कि अपवर्तनांक को हम लोग एन से डिफाइन करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। यानी अपवर्तनांक एन बराबर यहाँ फॉर्मूला बनेगा, यानी क्या बनेगा कि वायु में प्रकाश की चाल भागा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग किससे डिनोट किए? वी से डिनोट किए। ये एक तरह से फॉर्मूला होता है, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो यहाँ पे निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या बोले हम? निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणें वायु से किसी दूसरे माध्यम में, या कोई चाहे पानी में जा रहा हो, चाहे प्रकाश की किरणें वायु से हीरा में जा रहा हो, चाहे प्रकाश की किरणें वायु से केरोसिन मिट्टी का तिल पे जा रहा हो, जहाँ पे भी जाए वायु से, तो हम लोग वहाँ पे जो प्रकाश का, वहाँ पे जो उस माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे वो कहलाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे हम बताएं कि जब वायु से प्रकाश की किरणें पानी में आ रहा है, तो वायु से पानी में आ रहा है, तो अगर हम लोग इस पानी वाले माध्यम का अगर अपवर्तनांक निकालेंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा? प्रकाश के जो चाल है वायु में और पानी का जो चाल है वो पानी में, दोनों को जब हम लोग भाग करेंगे तो वो जो निकलेगा अपवर्तनांक, ये इस माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि पानी का अपवर्तनांक निकल जाएगा, पानी के माध्यम का अपवर्तनांक निकल जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक जो निकाला जाता है वायु के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, वायु के चाल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, वायु के माध्यम के रेस्पेक्ट में जब निकाला जाता है कोई भी अपवर्तनांक तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जब भी किसी दो माध्यम के बीच अपवर्तनांक, किसी दो माध्यम के बीच हम लोग जब अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक माध्यम, यहाँ पे वायु का कोई मतलब नहीं, चाहे कोई भी माध्यम हो, कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें आ रहा है तो वो हमारे लिए क्या होगा? सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। जैसे मान लीजिए अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, एक माध्यम ये है, दूसरा माध्यम ये, इस माध्यम का नाम रख दिए हम लोग V1, इस माध्यम प्रकाश की चाल हम क्या बोलिए? V1। एक माध्यम ये है, इससे नीचे ये वाला, और यहाँ पे इसका अपवर्तनांक हम क्या बोल दिए? ये प्रकाश की चाल यहाँ पे देखिए V1 है, और यहाँ पे प्रकाश की चाल क्या हो रहा है? V2 हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग अपवर्तनांक निकालेंगे तो क्या होगा? n बराबर V1 अपॉन V2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। किसी दो माध्यम के सापेक्ष, किसी दो माध्यम में का अपवर्तनांक अगर हम निकालते हैं तो यानी कि किसी एक माध्यम प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल का जो हम लोग अनुपात निकालते हैं, यानी भाग देते हैं, उससे जो अपवर्तनांक निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन अगर हम वायु के रेस्पेक्ट पे, वायु के चाल के रेस्पेक्ट के अगर हम लोग निकालते हैं, जब कभी प्रकाश किरण वायु से अगर पानी में आता है या पानी वायु से किसी और माध्यम में जाता है, तो इसके सापेक्ष में जो अपवर्तनांक कहलाता है वो होता है, वो क्या होता है? वो निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसका फॉर्मूला क्या बताया? n बराबर c/v। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे V2 का अपवर्तनांक निकालेंगे इस माध्यम का, तो क्या करेंगे? n21 ऐसे लिख सकते हैं। डिनोट करने का अपना तरीका, आप इधर उधर भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 1 यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखेंगे निरपेक्ष अपेक्षिक अपवर्तनांक को। जैसे आपने निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ा, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या था? जब प्रकाश की किरणें वायु से किसी अदर माध्यम में प्रकाश की किरणें जाता था तो वहाँ पे किसी दूसरे माध्यम का जो जिस वायु से जिस माध्यम में जाता है उस माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जब वायु से प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में जाए उसके रेस्पेक्ट में, वायु के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो उसको क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। होता है अपेक्षिक अपवर्तनांक। अपेक्षिक अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है? दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग क्या कहते हैं? अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक माध्यम है, इस माध्यम का अपवर्तनांक जो है मान लीजिए n1 है, और इस माध्यम, ये जो माध्यम इसका अपवर्तनांक क्या है? n2 है। तो यहाँ पे हम लोग अपवर्तनांक निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा? अपेक्षिक अपवर्तनांक। अपेक्षिक अपवर्तनांक, अपेक्षिक अपवर्तनांक अगर निकालना है तो अपेक्षिक अपवर्तनांक का मतलब होता है किसी दो माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात को हम लोग अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। और वो कौन सा अपवर्तनांक होना चाहिए? निरपेक्ष अपवर्तनांक होना चाहिए। तो यहाँ पे अपेक्षिक अपवर्तनांक निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है? n2, इसको भाग दे देंगे इससे n1 से, तो ये क्या निकल जाएगा? अपेक्षिक अपवर्तनांक निकल जाएगा।
ठीक है, इसको हम लोग आप डिनोट कर सकते हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक को। यहाँ पे n2 n1 n2 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं n2 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये होता है अपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, जनरली इस टाइप का जो क्वेश्चन है जो एग्जाम पे कभी नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि अपेक्षिक अपवर्तनांक आपके सिलेबस में तो आपको जान लेना चाहिए। अपेक्षिक अपवर्तनांक का मतलब दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक। ये भी निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ये भी निरपेक्ष अपवर्तनांक है। ठीक है, और दो निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। और इसके बाद आप इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं, अर्थात n2 1 बराबर n2 अपॉन n1। ठीक है, इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब देखेंगे अपवर्तन। जब प्रकाश का अपवर्तन कर रहे हैं, पर अपवर्तन का मतलब होता है मुड़ना, प्रकाश की किरणें मुड़ना। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश की किरणें कहाँ कहाँ मुड़ता है। तो आपको पता है कि जब हम लोग लेंस से देखते हैं तो लेंस को अगर हम फोकस करें तो बहुत सारे प्रकार के लेंस होते हैं। तो लेंस में भी क्या होता है, प्रकाश की किरणें मुड़ता है। बोले तो यहाँ पे भी अपवर्तन की घटना होता है। तो इसलिए हमको इस चैप्टर पे, प्रकाश के अपवर्तन वाले चैप्टर पे आपको लेंस भी पढ़ना है। लेंस के बारे में जानना है कि लेंस में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और कब होता है और कितना होता है। ठीक है, तो लेंस की बात करें हम लोग, लेंस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें, डिफाइन करें लेंस को, तो लेंस क्या होता है। जैसे अगर हम ये लेंस बना दिए, लेंस ऐसे भी होता है, लेंस ऐसे भी होता है, लेंस आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ये भी लेंस से होता है। तो आप क्या देख रहे हैं लेंस को, अब देखिए जो दिखता है ना उसी के ऊपर बोल देना, वही परिभाषा बन जाता है। अब लेंस में क्या देखते हैं कि एक सतह ये हुआ, ये जो सतह होता है ये पारदर्शक सतह होता है। पारदर्शक मतलब प्रकाश की किरणें आर पार कर सकता है इसको। तो ये पारदर्शक सतह है, ये भी पारदर्शक सतह है, ये भी पारदर्शक, ये भी पारदर्शक। तो एक पारदर्शक, दो पारदर्शक, एक पारदर्शक, दो पारदर्शक, एक पारदर्शक, दो, एक, दो। दिखाई क्या दे रहे हैं, जब भी कोई लेंस को देखते हैं कि दो पारदर्शक पदार्थ का एक टुकड़ा होता है, दो ज्योमेट्रिकल शेप से घिरा रहता है। ये भी एक जियोमेट्रिकल शेप है, ऐसे घिरा हुआ है, ये भी एक जियोमेट्रिकल शेप है, ये घिरा हुआ है कि नहीं। तो आप इसको कैसे परिभाषित करते हैं, जो लेंस होता है एक ऐसे पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा होता है, दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। जो लेंस को देख रहे हैं वही हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि नहीं, आप परिभाषित कर सकते हैं कि लेंस क्या है। जैसे आपको हम यहाँ पे लेंस का परिभाषा हम लिख के देते हैं और उसके बारे में, लेंस के बारे में फिर समझेंगे। क्या देखें आप, लेंस किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामिति सतहों से घिरा होता। आप इसको अदर तरीके से भी, अदर भाषा से भी बोल सकते हैं, मतलब अलग, मतलब कि इसके ऊपर और भी भाषा बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बेटर है। किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दिखाई दे रहा है, किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं, उसे लेंस कहते हैं। अब हम लेंस की प्रकार की बात करें, लेंस कितने प्रकार का, तो लेंस जो होता है जनरली दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स आपने पढ़ा होगा। देखिए उत्तल लेंस की बात करें तो इसका जो रूप है ये होता है रूप उत्तल लेंस का। अवतल लेंस का रूप की बात करें तो ये होता है अवतल लेंस। हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस क्या होता है। आपको पता है उत्तल लेंस को परिभाषित करने से पहले आपको उत्तल लेंस के बारे में कुछ जान लीजिए कि जो उत्तल लेंस होता है, जो उत्तल लेंस का, आप सबसे पहले इसके फिजिकल की बात करें, जो फिजिकल रूप है, फिजिकल फॉर्म है, वो कैसा होता है। इसका हम लोग अगर हम देखें उत्तल लेंस का, तो इसका जो ये भौतिक, यानी आप बोल सकते हैं इसका भौतिक गुण क्या है। यानी कि भौतिक गुण की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी,
यानी कि ये दिखता कैसा है, ये कैसा, मतलब कि इसका जो बाहरी सतह है वो कैसा होता है। तो जब भी आप किसी उत्तल लेंस को छुएंगे ना, टच करेंगे, तो आपको उसमें क्या दिखाई देगा कि जो बीच वाला पार्ट है वो मोटा दिखाई देगा, और आपको बगल वाला यानी किनारा वाला जो पार्ट है वो आपको पतला दिखाई देगा बीच के कंपेयर में। वो होगा उत्तल लेंस। जब आप उत्तल लेंस को टच करेंगे तो क्या दिखाई देगा, आपको बीच पे मोटा दिखाई देगा और किनारे पे पतला दिखाई देगा। ये इसका क्या है, एक इसका भौतिक गुण है जो दिखाई देता है, जो उसका एक रूप है देखने का। तो भौतिक गुण क्या है कि बीच यानी कि किनारे की अपेक्षा जो होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि किनारे पतला है और बीच पे मोटा है, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं भौतिक ये जो दिखाई देता है वो इसका एक तरह से क्या भौतिक गुण है। किनारे की अपेक्षा बीच पे मोटा होता है, बीच में मोटा होता है। आप इसको देख लीजिए, इसके जो प्रकाशीय गुण है, ये तो भौतिक गुण था, लेकिन जब प्रकाश इस पे एंटर करता है तो प्रकाशीय गुण क्या होता है। जब भी प्रकाश की किरणें इस उत्तल लेंस पे एंटर करता है, ये क्या करता है, ये प्रकाश की किरणों को, जब प्रकाश की किरणें इधर आता है तो ये क्या होता है, ये आपको बताएंगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें जब इस पे एंटर करता है तो ये प्रकाश की किरणों, जितने भी किरणें आता है, ये प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप कोई कागज रख दीजिएगा, तो जितने भी प्रकाश की किरणें आएगा, सभी प्रकाश की किरणें को क्या करेगा, ये किसी एक बिंदु पर अभिसरित कर देगा। मतलब क्या करेगा, किसी एक बिंदु पर पूरा फोकस कर देगा। ये गुण होता है किसका, उत्तल लेंस का। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, सारी किरणों को, प्रकाश किरणों के किसी एक बिंदु पर यानी कि कन्वर्ज कर देता है, अभिसरित कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसका प्रकाशीय गुण क्या दिखाई दे रहा है, ये प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है, ये प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। ये आपका हो गया उत्तल लेंस के बारे में। इसी तरह से अगर हम अवतल लेंस को देखेंगे, इसके भौतिक गुण के बारे में, भौतिक गुण बोले तो ये कैसा दिखाई देता है। अगर आप अवतल लेंस को टच करेंगे, अगर अवतल लेंस को छुएंगे, क्या दिखाई देगा, बीच पे जो है ये बीच पे पतला दिखाई देगा किनारे की अपेक्षा, किनारे पे मोटा और बीच पे पतला दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि जो अवतल लेंस होता है उसका भौतिक गुण क्या हो, किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है, बीच में पतला होता है। ठीक है, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम अवतल लेंस का प्रकाशीय गुण की बात करें, प्रकाश को क्या करता है, ये प्रकाश की गुण की बात करें, प्रकाशीय गुण कैसा होता है इसका, ये प्रकाशीय गुण इस क्या करता है, जैसे ये क्या कर रहा था, प्रकाश किरणों के एक जगह पे अभिसरित कर रहा था, ये क्या करता है, प्रकाश किरणों के अभिसरित नहीं करता है बल्कि अपसरित कर देता है, यानी प्रकाश किरणों को डाइवर्ज कर देता है, ये प्रकाश की किरणों को बिखरा देता है ऐसे। ठीक है, ये जो है प्रकाश किरणों को बिखेर दिया, प्रकाश किरणों को अपवर्ड एक तरह से क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। यानी कि ये जो क्या कर रहा था, ये कर रहा था उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर अभिसरित कर रहा था, लेकिन ये क्या करेगा, किसी प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है, बिखेर देता है। ये क्या है, इसका प्रकाशीय गुण है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं यह प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अपसरित करता है। यह प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है। ठीक है, ये है इसका, आपको अभी थोड़ा सा बेसिक इसका डिफरेंस दिए। इसके बाद इसका भी कुछ पार्ट्स है, इसका भी कुछ पार्ट्स है, इसके पार्ट्स को भी पढ़ेंगे, इसके बारे में फिर कुछ और जानेंगे, उत्तल लेंस के बाकी इसके पूरे नियम को जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे क्लास करेंगे। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं।